महात्मा गांधी ने कहा है कि लिखाई पढ़ाई की शिक्षा की पूजा करने की बात मुझे कभी नहीं जची। मेरे अनुभव ने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि मात्र लिखाई पढ़ाई की शिक्षा से ही किसी की ऊंचाई तिल भर भी नहीं बढ़ती। शिक्षा से काम का जुड़ना बहुत बड़ी चीज है। मेरी तो राय है कि बच्चों को बचपन से ही परिश्रम का गौरव सिखाना चाहिए। मेरा मत है कि बुद्धि की सच्ची शिक्षा हाथ पैर आँख कान नाक आदि शरीर के अंगों के ठीक अभ्यास और शिक्षण से ही हो सकती है। दूसरे शब्दों में, इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से बालक की बुद्धि के विकास का उत्तम और लघुत्तम मार्ग मिलता है। हम आपके साथ आज कार्य शिक्षा की अवधारणा के परिचय पर बात करेंगे। आपने संभवतः यह उक्ति सुनी अथवा पढ़ी होगी, सूर्योदय के साथ सारा जगत क्रियाशील हो जाता है। यद्यपि आज के दौर में इस युक्ति को कहा जाए तो इस प्रकार कहा जाएगा, दिन हो या रात सारा जगत सदैव क्रियाशील रहता है। इन दोनों युक्तियों के में आप क्रियाशील शब्द से क्या अर्थ निकाल रहे हैं? निश्चित रूप से आपका संकेत किसी न किसी गतिविधि में संलग्नता से होगा, अर्थात कार्य करने से होगा। किसी भी प्राणी के लिए, चाहे वह मनुष्य हो अथवा जीव जंतु, कार्य विशेष रूप से शारीरिक श्रम एक अनिवार्य एवं आवश्यक गतिविधि है। दिन प्रतिदिन के जीवन में आप अपने परिवेश में लोगों को तरह तरह के कार्यों को करते हुए देखते होंगे और स्वयं को भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में संलग्न करते होंगे। आखिर कार्य से क्या तात्पर्य है? कार्य करना जीवन की आवश्यकता क्यों है? आइए प्रस्तुत इकाई के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत इकाई के माध्यम से हम यह जानेंगे कि मानवीय जीवन के संदर्भ में कार्य का क्या अर्थ है। भौतिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने में कार्य अर्थात मानवीय श्रम से जुड़ी गतिविधियां किस तरह मदद करती हैं। यह इकाई इन बिंदुओं पर प्रकाश डालती है कि कार्य और शिक्षा का आपस में क्या जुड़ाव है। कार्य शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। यह इकाई कार्य शिक्षा के उद्देश्य, महत्व एवं क्षेत्रों की समझ को स्पष्ट करती है। इस इकाई के माध्यम से हम भौतिक संदर्भ में कार्य की अवधारणा के प्रति समझ बनाएंगे, शारीरिक श्रम की महत्ता से परिचय प्राप्त करेंगे, कार्य व आजीविका, प्रसन्नता एवं संतुष्टि के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कर सकेंगे, कार्य शिक्षा की आवश्यकता, अर्थ एवं महत्ता को चिन्हित कर सकेंगे, कार्य शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के प्रति समझ विकसित करेंगे, कार्य शिक्षा के मौजूदा स्वरूप व उससे जुड़ी भ्रांतियों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम कार्य का अर्थ को जान लें। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आप प्रातःकाल से सायंकाल तक, कभी कभी रात्रि में भी स्वयं को तरह तरह की गतिविधियों में संलग्न पाते हैं। कुछ गतिविधियों में आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ क्रियाशील है, तो कुछ में आपके हाथ और पैर अधिक क्रियाशील है। जब आपका मस्तिष्क अधिक सक्रिय है तब आप इसे मानसिक कार्य की संज्ञा देते हैं, और जब आप हाथ पैरों से अधिक काम लेते हैं तब आप उसे शारीरिक कार्य की संज्ञा देते हैं।
दोनों ही प्रकार के कार्य आपके जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कार्य जरूरी है। शायद आप यह सवाल करें कि क्या मस्तिष्क एवं हाथ पैर पृथक पृथक रूप से कार्य करते हैं? आप स्वयं विचार करें कि क्या जब आप किसी क्यारी में निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो क्या मात्र आपके हाथ पैर ही क्रियाशील है, अथवा कुछ इंद्रियों के साथ आपके मस्तिष्क भी क्रियाशील है? आपका उत्तर होगा कि आपका मस्तिष्क भी आपको कई तरह के संकेत दे रहा है, पर प्रधानता हाथों के द्वारा अधिक क्रियाशील होने की है। निश्चित रूप से आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि शारीरिक व मानसिक कार्य पृथक पृथक रूप से देखे जा सकते हैं। शारीरिक कार्य में हाथ पैरों का श्रम अधिक है, जबकि मानसिक कार्य में मस्तिष्क का श्रम अधिक है। दोनों ही प्रकार में सामाजिक मूल्य जुड़े हुए हैं। सामान्य रूप से कार्य के बारे में धारणा है कि यह ऐसी गतिविधि है जिसमें शारीरिक श्रम लगता है। स्वयं के लिए अथवा समाज के लिए किसी तरह के उत्पादन की दिशा में किया गया शारीरिक श्रम कार्य कहलाता है। श्रम से जुड़ी हमारी कुछ गतिविधियां भोजन, वस्त्र जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी होती हैं। कुछ स्वयं हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए होती हैं। कुछ गतिविधियों का संबंध सामाजिक आर्थिक जीवन में प्रशासन एवं व्यवस्था से है, और अंततः सभी प्रकार का संबंध मानवीय हित से है। इस प्रकार से काम का तात्पर्य शारीरिक श्रम से जुड़ी उन गतिविधियों से है जो स्वयं व समाज के अन्य लोगों के प्रति दायित्व का निर्वाह करती है। अब हम कार्य और श्रम का महत्व को समझें। क्या आप जानते हैं कि सभी बड़े आविष्कार किस तरह हुए? शायद आप में से कुछ कहें कि सभी बड़े बड़े आविष्कार मानसिक चिंतन का परिणाम है। यदि आप किसी भी आविष्कार के विकास की प्रक्रिया पर गौर करें तो पाएंगे कि मानसिक चिंतन से कहीं पहले शारीरिक श्रम एवं उस पर आविष्कार से जुड़ा हुआ है। घिरनी का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति ने अवश्य कभी न कभी कुएं या ऐसे ही किसी स्थल से पानी भरा होगा या बोझा उठाया होगा। ऐसे ही उत्तोलक का सिद्धांत भी उस व्यक्ति के शारीरिक श्रम की उपज होगा जिसने अपने जीवन के बहुत से पल भारी भारी सामान उठाने में लगाए होंगे, या इसी प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक श्रम किया होगा। हैंडपंप की रचना भी किसी कामगार के अनुभवों को साझा करने से ही हुई। शारीरिक श्रम के महत्व को प्रतिपादित करने का यह एक दृष्टिकोण है। श्रम के दूसरे दृष्टिकोण को समझने के लिए आप स्वयं की दिनचर्या पर दृष्टि डालें और स्वयं से कुछ प्रश्न करें, जैसे आप जिस घर में रहते हैं उसके निर्माण में किसका श्रम निहित है? उस घर में लगी ईंट को बनाने में, ईंट, सीमेंट आदि की ढुलाई में, दीवार खड़ी करने में, छत के लिए ढुला बनाने, लिंटर डालने में, पुताई करने में किसका श्रम लगा होगा? उसी प्रकार भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनाज, सब्जियां उगाने और उन्हें हम तक पहुंचाने में किसका श्रम निहित है? या घर आंगन से लेकर सार्वजनिक स्थलों की सफाई बनाए रखने में किनका श्रम संलग्न है? व्यक्ति का पारिवारिक जीवन हो अथवा सामाजिक एवं व्यावसायिक, हर पहलू शारीरिक श्रम की परिधि से बाहर नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि हमारी दिनचर्या के अनेक पल ऐसे हैं जहां शारीरिक श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता। अर्थात मानवीय जीवन का संचालन शारीरिक श्रम पर ही निर्भर है। जो लोग सापेक्ष रूप से शारीरिक श्रम से नहीं जुड़े हुए हैं, उनका भी जीवन शारीरिक श्रम के बिना नहीं चल सकता। उनके रहने का निवास स्थल, उनके भोजन का प्रबंध, उनके द्वारा पहने गए वस्त्र,
उनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही वस्तुएं, जिस सड़क पर वे चलते हैं, आदि आदि किसी न किसी व्यक्ति के शारीरिक श्रम का ही परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य और मानव जीवन को अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। मानवीय जीवन के लिए शारीरिक श्रम का बहुत महत्व है। कुछ के लिए यह आजीविका का साधन है, तो कुछ के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का माध्यम। अब हम कार्य और आजीविका के बारे में चर्चा कर लें। कार्य और आजीविका का आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को समझने से पहले आजीविका को परिभाषित करना जरूरी है। आप आजीविका को किस रूप में परिभाषित करते हैं? एक लुहार दिन भर श्रम करके फावड़े तैयार करता है और उन्हें बेचता है। बदले में उन्हें धन मिलता है। पारंपरिक रूप देखें तो उसे धन की जगह अनाज इत्यादि जीवनोपयोगी सामग्री मिलती थी। एक किसान कड़ी मेहनत कर अनाज उगाता है। कुछ फसल वह स्वयं के परिवार के लिए रखता है, वह कुछ बेच देता है। शिल्पकार बांस से तरह तरह की सजावटी व उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं और उन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। उसी तरह से एक रिक्शा चालक दिन भर धूप, सर्दी, बरसात हर तरह के मौसम में यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और बदले में धन प्राप्त करता है, जिससे अपने जीवन की आवश्यकताओं यथा भोजन आदि प्राप्त कर सके। ये सब उदाहरण किस ओर संकेत करते हैं? जी हाँ, आप सही दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। जीवनोपार्जन के उद्देश्य से श्रम में संलग्नता आजीविका कमाने का पर्याय है। भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या कामगार है, जिसे अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम को आवश्यक युक्ति के रूप में अपनाना होता है। धन की अपेक्षा में वे दूसरे के लिए किए जाने वाले श्रम आजीविका से जुड़ा है। इस श्रम का जहां एक ओर आर्थिक मूल्य है तो दूसरी ओर सामाजिक मूल्य भी है। क्या इस तथ्य को समझने के लिए आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लिया जाए कि आप बढ़ईगिरी का काम करते हैं। एक ओर तो आप इस कार्य के माध्यम से अपने घर की जरूरतें पूरा करने के लिए धन प्राप्त करते हैं। यह तो हुआ श्रम का आर्थिक मूल्य। दूसरी ओर आपके श्रम के माध्यम से समाज के बहुत से लोगों की दिन प्रतिदिन की जरूरतें पूरी होती हैं, जैसे दरवाजों के चौखट, फर्नीचर, लकड़ी के उपकरण, बेलन, हांडी इत्यादि। यह आपके श्रम का सामाजिक मूल्य हुआ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने श्रम के माध्यम से मात्र अपने प्रति दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अपितु समाज के प्रति भी दायित्व निभा रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में योगदान दे रहे हैं। श्रम के जरिए समाज के लिए किया गया उत्पादन मानव जीवन को समृद्ध बनाता है। यहाँ एक और बात भी महत्वपूर्ण है कि घरेलू कार्यों यथा भोजन पकाना, सफाई करना, बर्तन मांजना, वस्त्रों की धुलाई, इन सब में भी श्रम निहित है। इस श्रम का सापेक्ष रूप से तो कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता, परंतु परिवार के सदस्यों को सुविधा मिलती है और वे आजीविकोपार्जन के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अतः घरेलू कार्यों के भी आर्थिक और सामाजिक मूल्य हैं। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य न सिर्फ आजीविका का है, एक मुख्य जरिया है, बल्कि ये प्रसन्नता और संतुष्टि को भी देने वाला है। इसको हम इस तरह से जान सकते हैं कि आप अपने देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से परिचित हैं ही। देश के अधिकांश लोग आजीविका हेतु श्रम से जुड़ते हैं। क्या वे केवल धन की अपेक्षा से ही कार्य करते हैं या वे किसी भी प्रकार के आनंद का भी अनुभव करते हैं? कुम्हार
मिट्टी के सकोरे बना रहा है, वह सकोरों के आकार प्रकार के तरह तरह के नमूने उकेर रहा है। क्या यह वह धन प्राप्ति की लालसा से कर रहा है? संभवतया उसे बहुत आनंद आ रहा है। यह अपने खेत में लहलहाती हुई फसल देखकर किसान सिर्फ इसलिए प्रसन्न हो रहा है कि उसे इस फसल का मूल्य मिलेगा, या फिर वह अपने श्रम के परिणाम पर मुग्ध है और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है कि न जाने कितने लोगों की क्षुधा पूर्ति करेगी यह फसल, जो उसके अथक श्रम का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक श्रम प्रसन्नता व संतुष्टि से भी जुड़ा हुआ है। शारीरिक श्रम प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद के अनेक नए रास्ते खोलता है, और यह प्रसन्नता सभी जीव जंतुओं के साथ, हर आयु वर्ग के मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई है। सूर्योदय के साथ ही चिड़ियों का दाना चुगने के लिए उड़ान भरना, किसी भी अनापेक्षित स्थिति पर कुत्तों का चौकन्ना होकर भौंकना, कुछ पशुओं का शिकार पर निकल जाना, यह सब कार्य प्राणी अपनी संतुष्टि के लिए ही कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी सूक्ष्म व स्थूल मांसपेशियां अभी विकसित नहीं हुई है, वे भी अपने सामने जो भी वस्तुएं आए उसे पकड़कर उठा पटक करते हैं और खुश होते हैं। उसी प्रकार के वृद्ध व्यक्ति जो अब शारीरिक ऊर्जा के संदर्भ में शिथिल पड़ चुके हैं, पर घर में आने जाने वाले पर निगरानी रखते हैं, बैठे बैठे सब्जियां इत्यादि काट देते हैं, यह सब क्या वे दायित्व भर निभाने के लिए करते हैं अथवा अपनी संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए करते हैं? इस तरह के बहुत से सवाल आपके मानस में भी उभरते होंगे। यह सवालों के उत्तर में आपको एक ही उत्तर मिलता होगा कि शारीरिक श्रम मात्र आजीविका कमाने या दायित्व भर निभाने के लिए नहीं किया जाता, यह आंतरिक प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। आपने श्रमदान जैसे अभियानों के बारे में सुना होगा। आपने स्वयं भी कभी न कभी बिना किसी निजी हित के श्रम किया होगा। यह सब इसलिए क्योंकि शारीरिक श्रम शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो अंततः प्रसन्नता व संतुष्टि प्रदान करता है। श्रम व संतुष्टि के संबंध के प्रति आपकी समझ को और पुख्ता करने के लिए आपको एक निजी संस्था द्वारा संचालित विद्यालय का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक विद्यालय है जो निजी संस्था द्वारा संचालित है, जिसे आमजन पब्लिक स्कूल के नाम से जानते हैं। इस विद्यालय में आमतौर पर धनाढ्य वर्ग के बच्चे आते हैं, जिन्हें दिन प्रतिदिन के जीवन में श्रम करने का अवसर नहीं मिलते। यहाँ कार्य शिक्षा के अंतर्गत 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने विद्यालय के बाहर ईंटों के ढेर को साफ करने के लिए श्रमिकों की भांति तसलों में ईंटें रखकर ढोई। उन अभिभावकों के मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी कि हमारे बच्चों से इतनी मेहनत करवाई जा रही है, कहीं वे बीमार न पड़ जाएं या उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न हो जाए। पर विद्यार्थियों ने बताया कि ईंटें ढोने के बाद वे मन और शरीर से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और दिनों की अपेक्षा वे थके तो हैं, किंतु किसी प्रकार के आंतरिक संतोष का अनुभव कर रहे हैं। आपके उत्तर में आपकी समझ अंतर्निहित है कि कार्य व प्रसन्नता और संतुष्टि घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको असाइनमेंट के लिए कुछ प्रश्न तैयार करके दूंगा, जो असाइनमेंट बॉक्स में रहेगा, और उसको आप बनाकर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पर